क्या कश्मीर में अलगाववाद का फिर से समर्थन होने लगा है? क्या अलगाववाद या अलगाववादी अब दूसरे ट्रैक पर आने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते बनाने की कोशिश हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आज के इस खबर पर हम पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम में हमारे साथ मेहमान हैं नवीन नवाजी, वरिष्ठ पत्रकार जो कि कश्मीर की राजनीति को बड़ा करीब से जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं। और आगे मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खजूरिया। नवीन साहब, अभी हम एक खबर जो देख रहे थे कि जमात इस्लामी, उसके कुछ लीडरान को छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है और ये भी चर्चा चल रही है कि आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं। जमात इस्लामी सीधे तौर पर उस चुनाव का हिस्सा बन सकती है, चुनाव या फिर कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन कर सकती है। आप कश्मीर की राजनीति और कश्मीर की राजनीति की जो नब्ज है उसको बड़ा करीब से देखते हैं, काफ़ी समय आपने वहाँ काम भी किया है। किस तरह से आप इस खबर को देखते रहे हैं या भांप रहे हैं? देखें, जमात इस्लामी की जो आपने बात करी है कि वो इलेक्शन लड़ेगी, कि लड़ सकती है, उतरेगी, तो पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वही उनके नेताओं ने कहा भी है। जमात इस्लामी शुरू से ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है कश्मीर की, तो इसलिए अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो किसी को हैरानी वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने शुरू से इसमें उसने कभी भी इलेक्शन, आप अगर वो सिर्फ 87 से लेके ये 2004 के, अब इससे पीछे 2004 में तो खैर उन्होंने वोट डाला ही है, 2019 तक के जो इलेक्शन रहे तब तक ही वो उसने इसका बाइकाट किया है। 1987 से लेकर 84 तक लोकसभा चुनाव लड़े, उसने लोकसभा चुनाव पूरे लड़े, उसने असेंबली इलेक्शन सभी असेंबली इलेक्शन सभी लड़े। तो इसलिए कोई कहेगा कि यार ये कोई नई बात होने जा रही है, तो मैं नहीं इसको समझता कि ये नई बात है, इसलिए ये नई बात नहीं है। नहीं, लेकिन जो एक लाइन रही जमात इस्लामी की, आप जो उनका पोर्ट्रेट रहा, अगर आप उस तरह से देखें, अगर आप उसको देखें कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या सरकार ये माहौल तैयार कर रही है कश्मीर। देखें क्या है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ती है तो वो उसको अपनी अचीवमेंट गिनेगी, कहेगी कि यहाँ हमने डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया है, जमात इस्लामी फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मुख्य इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गई है, तो वो उसकी अचीवमेंट है, वो उसको उस तरह से शो करेगी। तो अगर क्या वो वाकई मुख्य धारा में आई है तो उसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि उसकी विचार, आप उसके आइडियोलॉजी देखेंगे, उसके एजेंडे को देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको कलेक्टिवली देखनी पड़ेंगी। अब ये कोई अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट तो भाई जो चीज़, जो आदमी पिछले 60 साल से 70 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा रहा है, कुछ एक पीरियड के लिए नहीं है, तो वो वापिस आता है तो कोई बड़ी अच्छी, कल को सलाउद्दीन भी इलेक्शन लड़ता है तो क्या आप उसको लड़ने देंगे? क्या आप उसको लड़ने देंगे? वो भी आपकी अचीवमेंट ही है ना। एक पहलू जो जिस तरह नवीन साहब ने जिक्र किया, खजूरी साहब, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना और मुख्य धारा में आना दो अलग अलग बातें हैं। तो ये एक परसेप्शन बन रही है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये है कि ये मुख्य धारा में, ये वापस आना चाहते हैं, ये ट्रैक पकड़ना चाहते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलना चाहते हैं। क्या ये परसेप्शन लग रही है, या फिर जो लोकसभा चुनाव में हमने देखने को मिला, इंजीनियर रशीद का जीत कर आना, दोबारा से अलगाववाद या हार्डकोर जो एक मेंटालिटी है उसका सपोर्ट होना लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद शायद इन अलगाववादी या अलगाववाद की विचारधारा रखने वाले जो संगठन है उनको लगा कि अब दोबारा से हमारे लिए स्पेस मैनेजमेंट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया जाए। देखिए, गुलाम कादिर वानी फॉर्मर चीफ हैं जमात इस्लामी के, मई में उनका एक बयान आया था कि अगर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सरकार था जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहेगी तो हम भी असेंबली चुनाव लड़ने को तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे ऊपर से अगर कुछ बैन हटाए जाते हैं। आप एक चीज देखिए कि आखिर केंद्र सरकार भी तो यही चाहती है कि जितने भी लोग हैं जो अपने आप को इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं ला रहे थे पिछले कुछ सालों से या कुछ दशकों से, 3 दशकों से ऑलमोस्ट, वो आए, तो वो आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी अचीवमेंट होगी। और जो जमात इस्लामी के नेता हैं वो भी तो यही कहते रहे हैं कि हमने चुनाव का कभी बाइकआउट नहीं किया, हम चुनावों से अलग रहे।
तो अगर वो चुनावों में आना चाहते हैं, और जैसे नवीन नवाज जी ने कहा कि वो तो पहले प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, वो 3 दशकों से 1989 में 87 के चुनाव भी लड़े उन्होंने, 87 में 4 विधायक जीत के आए, 89 में फिर रिजाइन कर दिया उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन की जो आइडियोलॉजी थी उसको सपोर्ट किया, जो कि एक गन की आइडियोलॉजी थी, इसलिए फिर वो अलग हो गए। देखें मैं आपकी बात यही है कि इन्होंने बात कही सुरेंद्र जी ने कि वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। आप मुख्य धारा में आ रहे हैं, आपका बेसिक एजेंडा क्या है? आप मुख्य धारा में किस माइंडसेट के साथ मुख्य धारा में आप क्यों आ रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वही देखिए, अभी खत्म कर रहा था, वही है आइडियोलॉजी की बात है कि वो उस आइडियोलॉजी मैं इस पर आऊंगा। अब आज मैं कंप्लीट यही कर रहा था, आपने लास्ट लाइन वही कंप्लीट होती है जहां आप कह रहे हैं कि अगर अब वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, मगर आइडियोलॉजी बदलकर चुनाव लड़ेंगे या उसी आइडियोलॉजी के साथ लड़ेंगे। ये इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया अभी, क्योंकि बात यह है कि आज अगर इंजीनियर रशीद जीतकर आया है, या आपने पंजाब में देखा खंडूर साहिब से वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल जीत के आया है, तो क्या वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जीत के आए हैं, या फिर मुख्य धारा में शामिल होने की आइडियोलॉजी? आप देखें, इंजीनियर रशीद का आपने नाम लिया और जमाते इस्लामी, मैं बताऊं इंजीनियर रशीद को आप जमाते इस्लामी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मे भी वो जमाते इस्लामी का बेसिक कैडर रहा हो, क्योंकि कश्मीर में जमाते इस्लामी आप ये कहेंगे सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप कह सकते हैं। पॉलिटिकल को नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस जमाते इस्लामी रहा है वहां पे, अगर उस तरह से देखा जाए। बेसिक ये है कि जमाते इस्लामी की आइडियोलॉजी क्या है, वो क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती है। आपने गुलाम कादिर वानी साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि अगर हमसे वो क्या कहते हैं, हमें पाबंदी हटाई हटा दी जाती है तो हम लड़ेंगे। मतलब वो अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं, सिक्योर सेफ चाहते हैं। और जो वहां जो आपका सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो जिहादी आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो इस समय अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं, सिक्योर स्पेस चाहते हैं, एक सेंचुरी चाहते हैं जहां पे वो आराम से सांस ले सकें। इस समय प्रेशर है, उनको लगता है कि अगर हम आज की डेट में अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उनको बोलने में कोई परहेज नहीं है किसी को भी, और यहाँ हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ऊपर जो प्रेशर है, जो हमें जहां से हमें कर्टेल किया जा रहा है, वहां वो थोड़ी सी राहत मिलेगी। रातों रात गुलाम कादिर वानी जिसको जेल में होना चाहिए था, वो बाहर आ गए। ठीक नहीं, मैं उससे पहले, इलेक्शन से पहले तक किसी को गुलाम कादिर वानी के बारे में कोई नाम भी नहीं ले रहा था। परसों डॉक्टर फयाज अहमद साहब बाहर आ गए, ठीक है, उनको कोर्ट ने छोड़ा। अगर कोर्ट ने छोड़ा तो भाई वो कैसे छोड़ा? अगर आपने यूएपीए के तहत केस कैसे गंभीर आरोप है। और आप एक चीज नोट करें, अब हम 5-6 महीने पहले तक, यहाँ इलेक्शन से पहले तक, साल एक पहले तक हम रोज एक ढिंडोरा पीट रहे थे, ठीक है, कि भाई जमाते इस्लामी की 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को हमने आइडेंटिफाई किया है, 1000 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया है, फलानी चीजों को हमने वो कुछ उसमें से कोई 100-150 प्रॉपर्टी हमने सीज भी की गई। वो प्रोसेस सारा बंद क्यों हो गया? वो प्रोसेस सारा क्यों बंद हो गया? क्या इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हो गया, या इनका प्रेशर था, या लोगों को दिखाने के लिए था? वही वाली बात है कि वही मेरा सवाल यही था कि क्या ये मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, या ये अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव और इंजीनियर रशीद की जीत जो है वो अब उनको लग रहा है कि ये दोबारा स्पेस मैनेजमेंट हो सकती है। हाँ, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने वही बात कही कि ये बेसिकली स्पेस मैनेजमेंट है। और आपको पता है कि मेरा गोल कहां पे है, मुझे कहां पहुंचना और मुझे रास्ता कौन सा लेना है। इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, केंद्र सरकार ही अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं बैन हटाना पड़ेगा। नहीं, उसमें भी एक चीज है, वो बैन नहीं हटाए कोई बात नहीं है, लेकिन कल को जमाते इस्लामी के जैसे अभी सजा नहीं हुई है किसी को भी, गुलाम कादिर वानी साहब का ही हम नाम ले लेते हैं, आपने उन्हीं का जिक्र किया इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। वो उनका इंटरव्यू सबसे पहले उन्हीं का आया ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। वो इलेक्शन लड़ते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सपोर्ट किसका होगा? जमाते इस्लामी का। वो ना भी जीते, लेकिन क्या है, वो जमाते इस्लामी के ही कैंडिडेट होंगे। कैडर काम करेगा, कैडर उनका काम करेगा, चाहे उनको 10 वोट मिले, चाहे 20 मिले, चाहे 1000 वोट मिले, लेकिन क्या लड़ सकते हैं ना इलेक्शन। जमाते इस्लामी का बैनर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई फर्क। लेकिन आपने ये देखना है कि पॉलिटिक्स में कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो आगे चल रही है और कैसे वो इनरोड करना चाहते हैं। आप उनको पूरा स्पेस दे रहे हो। इंडियन डेमोक्रेसी में ये आप ये कहेंगे इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें कोई भी आइडियोलॉजी का आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। आइडियोलॉजी की
जो बात हो रही है, ये इंजीनियर रशीद का जीत कराना, क्या आपको लगता है, हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि अब वो तो एक क्या माइंडसेट है, कैसी पर्सनैलिटी है, वो तो उस पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद का ज़बरदस्त तरीके से जीत कर आना, उमर अब्दुल्ला को हरा कर वापस आना, कम से कम 18 में से 14 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो पूरा अपर एज रहना, क्या ये सेपरेटिस्ट माइंडसेट को समर्थन हुआ है और उसी को देखते हुए ये दूसरी पहल हो रही है जमात इस्लामी की तरफ से? ये देखना बड़ा अहम होगा। देखिए 2019 में अभी धारा 370 नहीं हटी थी, जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसके तकरीबन 14 दिन बाद 28 फरवरी को सबसे पहला बैन जो है जमात इस्लामी पे लगा था। बिल्कुल जैसे नवीन भाई बता रहे हैं कि वाकई में ये 5 साल में हमने देखा, उसके बाद जमात इस्लामी के ऊपर बैक टू बैक एक्शन होने शुरू हो गए। क्या NIA थी, क्या SIA थी, क्या CBI थी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियां जब्त, लोग अंदर, पुराने केसेस सारे निकाले गए और ये माना गया कि जमात इस्लामी ही ग्राउंड के ऊपर इतना ज़बरदस्त काडर जो है सबसे ज़्यादा इनका है, जितने भी सेपरेटिस्ट छोटी छोटी मूवमेंट चलती हैं उसमें इनका रोल रहता है। अब जैसे हमने इंजीनियर रशीद की बात की, जैसे नवीन जी कह रहे थे कि वो जमात इस्लामी का नहीं, वो नहीं है, लेकिन एक विचारधारा का समर्थन तो हुआ है ना। मैं भी वही बात कर रहा हूं कि आइडियोलॉजी तो जमात इस्लामी की है, कई लोग उनकी आइडियोलॉजी के साथ थे मगर अलग हो गए, अपने कोई गुट बना लिए छोटे छोटे, या अलग इलेक्शन लड़ी या इंडिपेंडेंट हो गए, मगर आइडियोलॉजी तो वही आगे चलती रही। तो अगर सीधे जमात इस्लामी फिर चुनाव में आता है या उनके जो बड़े प्रमुख चेहरे हैं, बड़े प्रमुख नाम हैं, वो इलेक्शन में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि उनके लिए एक गुडी सिचुएशन तभी से हो गई थी कि हमारे चांस बन सकते हैं जब इंजीनियर रशीद के रिजल्ट आए कि वो जीत गए। उनको लगा कि कश्मीर में अगर इंजीनियर रशीद जैसा बंदा MP जीत सकता है तो हमारे लिए स्पेस है, क्या वापस हो सकती है। क्या ये रिस्क जोन वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है? ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो केंद्र सरकार कर रही है। कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के लिए भी रिस्क जोन लग रहा है और एक उन पॉलिटिशियन के लिए भी रिस्क जोन लग रहा है जिन्होंने पिछले 5 सालों में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से एक स्टेप और आगे आकर सीधे नेशनल पार्टीज के साथ हाथ मिलाने शुरू किए, जिसमें कि आपकी अपनी पार्टी सज्जाद लोन, जिन्होंने सीधे बोला कि हम जी सीधे भारतीय जो नेशनल पार्टियां हैं उनके साथ समर्थन में आ जाते हैं। ये एक पहलू इस वक्त कश्मीर की सियासत में, कश्मीर के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में या ओवरग्राउंड जो मतलब ग्राउंड पे जो है वो जमात इस्लामी का कितना वजूद और वर्चस्व है, उसके आधार पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें तय हों। आप देखें, ऐसा है कि मैंने आपको क्या कहा पहले कि जमात इस्लामी का कैडर जो है, जमात इस्लामी का जो कैडर है वो कश्मीर के हर गली हर मोहल्ले में है। वो वोट देने आता है या नहीं आता ये अलग बात है। अगर आप पिछले 50 साल की या 60 साल की कश्मीर की इसी के साथ इसी बात कैडर जो है वो क्या उसी विचार के साथ चलने वाला कैडर है या खुद में बदलाव लाने वाला कैडर है? आप बात सुने पहले, आप मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं करें। आपने शरीफुद्दीन शारिक का नाम सुना होगा, MP बिल्कुल। वो क्या है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, लेकिन वो कभी अगर आप टटोले ना चीजें तो उनका बैकग्राउंड देखें, वो जमात इस्लामी कैडर से हैं, लेकिन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। ठीक, तो ये नहीं है कि जमात इस्लामी का सारा कैडर जो है वो जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट होंगे उनके उसी को वो वोट करेंगे। जमात इस्लामी का कैडर जो है वो अगर NC में उनकी विचारधारा या उनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं रहा, वो उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि भाई अगर जमात इस्लामी का उसके अगेंस्ट खड़ा होगा तो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट दूसरा होगा तो वो हार जाएगा। मैं वही उसी बात, तो वो उस पर वो ऐसा नहीं कि वो हार जाएगा कि भाई जमात इस्लामी वाला क्या पता जो उसके सामने खड़ा उसका। नहीं, अभी ये भी स्थिति है कि जमात इस्लामी जो है वो क्या खुद चुनाव लड़ता है या किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करेगा? एक्सक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, सज्जाद लोन अपनी पार्टी तो फिर एक ही ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है इंजीनियर रशीद की तरफ। नहीं, ऐसे नहीं है। इंजीनियर रशीद के साथ आप सिर्फ आइडियोलॉजी का वोट नहीं रहा है, सिर्फ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का वोट नहीं रहा है, यहाँ उसके साथ सिंपैथी वोट भी था, क्योंकि इंजीनियर रशीद के जेल में है, फिर उसके बच्चे कंपेन कर रहे हैं। और इंजीनियर रशीद की ना जो पर्सनैलिटी रही है, अगर वो 2 बार वो विधायक बना है तो लोगों को लगा है कि बड़ा सिंपल सा विधायक है, जो कोई भी बात है बड़ा इमोशनल सा है, ये वही बात बोल देता है। बेशक आपको कई चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, मुझे पसंद नहीं आएंगी उसकी, तो लेकिन लोगों को लगता नहीं यार ये बात सीधी करता है, तो वो उसको एक पॉजिटिव गया है। अगर आप इंजीनियर रशीद की ही बात मैं भी करूंगा, अगर 2019 के इलेक्शन अगर देखेंगे ना
2019 के इलेक्शन में वो हार गया था। तो अगर वो उस तरह भी अगर देखा जाए तो वो तीसरे नंबर पे था वहाँ पे। उसको सज्जाद गनी लोन के वो जो उस समय कैंडिडेट थे राजा एजाज अली, उनके शायद उनसे शायद वो 2 या 3 हज़ार वोट पीछे था। तो इसलिए प्लस माइनस है, उसको थोड़ा सा सिंपैथी वोट मिल गया और ये चीज़ें रही हैं। और 5 साल का भी रिप्रेशन था यहाँ जो भी था। अब आगे बात हम करेंगे जमात इस्लामी की वजूद और जो उसकी बात कर रहा हूं, अभी आएगी जमात हाँ। वर्चस्व उसके नहीं। आप देखें कि जमात इस्लामी जो है वो उसकी आइडियोलॉजी क्या है। जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी, आपने कहा कि इन्होंने बात कही कि वो जमात इस्लामी कहती है कि हमने कभी इलेक्शन बाइकआउट का सपोर्ट नहीं किया। ये गुलाम कादिर वानी ने जो कहा है। हुर्रियत की इतनी कभी औकात नहीं रही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, कि अपनी इतनी औकात नहीं रही है कि वो बाइकआउट को इंप्लीमेंट करवा सके। ठीक, क्योंकि ऑन ग्राउंड कौन था? ऑन ग्राउंड जो फुट सोल्जर था वो किसका था? जमात इस्लामी का था। आप कोई भी सेपरेटिस्ट पार्टी ले लो, यहाँ आप मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में वहाँ पे आपके पास पीडीपी है, आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अभी आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नाम लिया है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, सज्जाद गनी लोन है। आप अगर आप उनका कैडर भी देखेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं इसमें जमात इस्लामी के लोग नजर आ जाएंगे कि जो उससे जुड़े रहे हुए हैं। सैयद अली शाह गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत में खुद नहीं थे, वो जमात इस्लामी के मेंबर थे, वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ जो हुर्रियत में जो डिसीजन लिया जाता था सैयद अली शाह गिलानी के कहने पे, या सैयद अली शाह गिलानी जो प्रेशर बनाते थे, वो सैयद अली शाह गिलानी खुद नहीं प्रेशर बना रहा था, वो जमात इस्लामी का प्रेशर था। तो इसलिए आप कोई ये कहेगा कि जमात इस्लामी जो है वो बाहर थी उस चीज़ों से, उसने कभी, हाँ, जब जमात इस्लामी पे प्रेशर पड़ा उस समय, जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस तेज हुए, जो लोग सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उस सपोर्ट स्ट्रक्चर पे कार्रवाई होना शुरू हो गई, तो उस समय जमात इस्लामी को लगा कि अब हमारे लोग मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं। तो उस समय जमात इस्लामी ने क्या किया कि भाई हम इसके बात आ गई मिलिटेंसी, उसने खुद को कहा कि हमारा इसका बंदूक से साथ का कोई लेना देना नहीं है। सेम इज द केस, आप वही सेम केस आप इसी समय कह सकते हैं कि आज वो कह रही है कि हमारा बाइकआउट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग कश्मीर में रहते हैं, जिन्होंने कश्मीर को ऑन ग्राउंड देखा है और समझा है, वो किसी को पूछोगे कि भाई जमात इस्लामी के बिना बाइकआउट हो सकता था? नहीं हो सकता था। इवन कि जमात इस्लामी के लोगों ने 96 में, इवन 2002 में या 2000, उन्होंने बड़ी कई जगह स्ट्रेटजिकली मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस को सपोर्ट किया है, चाहे असेंबली के इलेक्शन थे, चाहे आपके उसके पार्लियामेंट के इलेक्शन थे। कुलगाम में कई जगह आपने देखा, कुलगाम में तारिगामी साहब जीतते हैं, मेरी बात शायद उनको तक पहुंचे, वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तो कई जगह उनके वोटरों में जमात इस्लामी के पॉलिटिकल जो है वो काफी हद तक प्रेशर है या एक इफेक्ट है जमात इस्लामी का। बिल्कुल है। इसमें एड ऑन सवाल है कि आज जो जमात इस्लामी है, आज ये 3rd जनरेशन जमात इस्लामी है, क्या 99 वाली जमात इस्लामी ही आज चल रही है या आज थोड़ा सा वो भी मॉडरेट हुए? नहीं, ऐसा है, देखें, मॉडरेट कोई नहीं होता है। आप मॉडरेट हैं? नहीं, मैं नहीं आपको मॉडरेट मानता, मैं भी मॉडरेट है। आइडियोलॉजी जो है वो कहीं भी मॉडरेट नहीं होती है। आप अपनी सहूलत के लिए किसी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, किसी की बात सुन रहे, तो आप कहेंगे ये मॉडरेट हो गया है, वो नहीं है। क्या वो अब जमात इस्लामी की आप, मैंने वही कहा ना, आइडियोलॉजी क्या है। आपने मिलिटेंसी की बात करी है, जमात इस्लामी ने 1987 के इलेक्शन की आप बात करें तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले वो इलेक्शन लड़ा गया है और जमात इस्लामी के उसमें चार विधायक जीते हैं, जिनमें गिलानी थे, गुलाम नबी सुब्जी भी थे, ठीक है, और जाक साहब थे। तो ये 3-4 लोग जीते थे। उस समय मफ का जो नारा था वो क्या था? मफ का नारा क्या था? वो सेपरेटिस्ट की तरफ ही था, ठीक है। तो इसलिए, और अब मिलिटेंसी की आप बात करते हैं, आप हिजुल मुजाहिदीन का नाम ले रहे हैं। हिजुल मुजाहिदीन ने तो कई बार कहा कि भाई मैं जमात इस्लामी का फौजी बाजू हूं। हाँ, तो और ठीक है, ये जो बात है, अब आपने बुरहान बानी वाला 2016 में जो जिसका किलिंग हुई, जिसके बाद हुई, जिसपे उसके फादर जो हैं उन्होंने तिरंगा भी चढ़ाया, लोगों ने फोटो भी देखी, लोग बड़े खुश हुए। मतलब हर तरह जैसे होता है कि भाई जश्न मनाते हैं कि वो झंडा चढ़ा रहेगा, तिरंगा का होना चाहिए। वो क्या है? वो जमात इस्लामी का बेसिक कैडर है। वो जमात इस्लामी के वो जमात इस्लामी के स्कूलों में पढ़ाते थे। उनको जब जगमोहन के टाइम, गवर्नर जगमोहन थे जिनकी अब खैर डेथ हो चुकी है, उन्होंने समय स्कूल बंद किए थे, तो स्कूल में जमात इस्लामी का जो टीचर वगैरह थे, फिर उनको बाद में एडजस्ट करने की बारी आई, तो वो उस आइडियोलॉजी से वो सरकारी स्कूल में पहुंच गए, हेडमास्टर भी बने। लेकिन वो बच्चों को क्या प्रोपोगेट करते रहे होंगे?
वही जिहादी आइडियोलॉजी ही कहीं ना वही कहीं चीज है ना। रही अब है। देखिए ये दीपक जी, अब बड़ी बात यह है कि रातों रात ऐसा क्या बदल गया, रातों रात सरकार को ऐसा क्या स्कोप दिखने लगा कि भाई ये जो अलगाववादी विचारधारा या समर्थन करने वाले जो लोग हैं ये मुख्य धारा में आना चाहते हैं। और वही बात है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना अलग बात है और अपने एजेंडे को लेकर आना अलग बात है। अब इसको वेरीफाई या इसके ऊपर मोहर कौन लगाएगा कि जमाते इस्लामी अब सीधे तौर पर चुनाव लड़ती है और पावरफुल हो जाती है, तो वो आगे किस विचार के साथ चलने वाली है? देखिए, पंजाब के एक बहुत पुराने अकाली नेता जो कि खालिस्तान की आइडियोलॉजी रखते थे, सिमरनजीत सिंह मान, वो पिछली बार 5 साल के लिए संसद में थे। संसद में उनके सारे बयान से बिल्कुल साफ होता था कि जैसे नवीन जी की बात कि आइडियोलॉजी कभी बदलती नहीं है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी की बात की। तो ऐसे लोगों को आप इलेक्टोरल प्रोसेस में ले भी आएंगे तो वो आपके लिए आने वाले समय में क्या पर्पस सेट कर रहे हैं, या फिर आप ये मान के चलिए कि अगर वो असेंबली चुनाव मान लीजिए कुछ सीटों पे लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, और अगर वो जो कुछ सीटों पर जीतते हैं चुनाव, तो क्या वो जो ऑपोजिशन में भी बैठे होंगे तो क्या बात कर रहे होंगे, कौन सी आइडियोलॉजी। तो ऐसे में केंद्र सरकार को बहुत सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि वाकई में इन लोगों के केसेस क्या माफ करने हैं, क्या इन लोगों की बैन हटाना है। ये बहुत ही सीरियस इशू होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है और चुनाव जल्द ही होते हैं, तो जैसे कि नवीन जी ने कहा कि आइडियोलॉजी अभी भी ग्राउंड पे वैसी ही है, तो वो आइडियोलॉजी वाकई में है वोट बैंक में बदलेगी। और आप तो हम तो बड़ा खुश होंगे बैठ के कि 45-50% वोटिंग हुई है, मगर वो वोटिंग किस आइडियोलॉजी के लिए हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने वही आपको कहा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं वही सॉरी मैंने बात काटी आपकी कि बात आ गई आइडियोलॉजी की। मैं कहता हूं जमाते इस्लामी वहां 47 सीट्स ना कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू में 43 हैं, तो उनका कैडर यहां भी है। हम बोल लेते हैं कि भी जमाते इस्लामी है 50 सीटों पे इलेक्शन लड़ती है, ठीक है, और 50 में से एक भी सीट नहीं जीतती है, तो ये जमाते इस्लामी की हार नहीं है। आप ये कहेंगे ये जमाते इस्लामी की हार नहीं है, ठीक है। जमाते इस्लामी का एक भी एमएलए जीतता है, वो वहां से आपके पास पार्लियामेंट असेंबली में बैठ के अपनी आइडियोलॉजी की बात, बेशक आइडियोलॉजी की बात ही नहीं करता है, आइडियोलॉजी की बात भी नहीं करता है, लेकिन उसके पीछे जमाते इस्लामी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसका जो एजेंडा है वो आपकी असेंबली में पहुंचा है नहीं। अब ये वही आगे देखें उससे क्या होगा, ये चीज इससे क्या होगा। आपने कहा कि इलेक्शन लड़ती है और मान लीजिए एक भी सीट नहीं जीतती, क्या ये वैसा होगा कि भारत सरकार या सरकार जो है वो उनकी आइडियोलॉजी को एडमिट कर रही है? एडमिट करने की बात, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप इसी आइडियोलॉजी के साथ आ सकते हैं, आपका वेलकम है, क्या ये वैसा होगा? ये बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठने वाली बात हो गई। और आप इसमें खतरनाक गेम खेल रहे हैं, जो कि क्या पता स्थिति बेटर होने के बजाय वापस आप कहीं 90s में चले जाए। जाहिर सी बात है, देखिए इसका पावरफुल अगर हो जाते हैं तो वो तो आप पावरफुल किसको रिवर्स कर सकते हैं? देखें, आप देखें उन्होंने वही वाली बात की ना, ये बारूद के ढेर पे बैठने वाली बात है, आपने उसको स्पेस दे दिया है। मेरी आइडियोलॉजी क्या है, देखें मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरे दिल के अंदर है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूं, लेकिन अंदर खाने आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन आप जब पॉलिटिक्स में आ गए, चुनाव में आ गए, और देखें आपने एडमिट कर लिया कि भाई हम इस विचारधारा के खिलाफ नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। कश्मीर में जो ये वैसा होगा नवीन? कश्मीर में वही कहा ना, कश्मीर में पिछले 30-35 साल में जो वहाँ मिलिटेंसी रही है, वो टेररिज्म वहाँ रहा है। आप अलगाववाद की बात करते हैं, वहाँ नारा क्या चलता रहा है, हम क्या चाहते हैं, निजाम मुस्तफा, यही नारा लगता रहा है, यही है ना। इसके लिए जमात इस्लामी को बोलो, क्या वो उसके नारे के खिलाफ खड़ी होती है कि हम यहाँ नहीं चाहते? उसको बोलो कि वो अपने किसी रैली में नारा लगाए कि हम यहाँ निजाम मुस्तफा नहीं चाहते, वो कभी नहीं कहेगी। गुलाम कादिर वानी साहब की ही बात, उनके लोगों की, जमात इस्लामी जो है उसके नेताओं ने, उसके लीडर ने कई बार बोला है कि भाई हमारा जो है, हम चाहते हैं कि यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्या है, मुस्लिम है, इस्लाम को मानती है, तो इसलिए यहाँ इस्लाम के मुताबिक अब मेरी बात पूरी, इस जो बात समझने वाली, जिसको लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक रूल हो या शरिया के मुताबिक चीजें हो, और बेशक ये थ्रू डेमोक्रेसी है, थ्रू डेमोक्रेसी है। वो कह रहे हैं हम गन नहीं उठाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी आइडियोलॉजी को इस तरह से प्रोपोगेट करें और लोगों को साथ साथ इकट्ठा करें। तो ये सेफ पैसेज होगा, ये सेफ पैसेज, आप अपना एजेंडा भी लेकर चलते रहिए और आपके लिए सुरक्षित रास्ता भी है। आप उस तरीके से चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तरफ वापस नहीं जा रहे। ठीक है, ये बेशक ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हो, वो उनका एजेंडा 2 दिन में कंप्लीट, जाहिर सी बात है, ये 10 साल, लेकिन अगले 20 साल बाद, अगर ये 20 साल बाद पूरा होता है या 25 साल बाद पूरा होता है, तो उस समय आप इन लोगों का
जो आज कहेंगे कई लोग कि भाई ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, उस समय हिस्ट्री, उस समय जो है, उस समय के जो लोग होंगे लिखने वाले, उस समय वो ये जरूर लिखेंगे जिन्होंने आज इनको मौका दिया, उन्होंने ये हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है। दीपक जी, नवीन भाई की बातों से लग रहा है कि ये बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। मैंने कभी बोला बारूद के ढेर पर बैठने वाली बात है। हाँ, बड़ी बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको मार्जिनलाइज करके नई चीजें शुरू कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद, जमात इस्लामी, ये सारी चीजें नई शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इसकी जरूरत क्या? मैं अब थोड़ा सा हार्ड हिटिंग बात है, अगर इसको कैसे ये विषय हार्ड हिटिंग वाला है, सरकार इसको कैसे लेती है या जो केंद्र में बैठे हुए लोग कैसे लेते हैं कि इस बार आपका नंबर कम हुआ है केंद्र, या दूसरा इसका तो मुझे लगता है, दूसरा इसका मुझे लगता नहीं है कि जो आपका केंद्र में नंबर कम हुआ है, सबसे पहले तो आपने एक बयान दे दिया कि संगठन के लिए बहुत कुछ हो गया, अब देश के लिए कुछ करना है। तो देश के लिए कुछ करने से आपका मतलब ये है कि अब आप जो चुनाव पेंडिंग है उनको भी करा दें, जो लोग आपने बैन कर दिए थे आप उनको भी थोड़ा थोड़ा बाहर स्पेस देना शुरू कर दें। मगर बड़ी बात इसमें यह है कि आपने 58 साल बाद सरकारी मुलाजिमों के आरएसएस के एक्टिविटीज़ में शामिल होने का बैन हटाया। चलिए वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो पहले भी जाते रहे हैं। आरएसएस के एक नेता ने हमारे साथ भी बोला कि पहले भी आते थे, चलो बैन हट गया, कोई बात नहीं। क्या आप दूसरी ओर अब जो खतरनाक अगर आप यहाँ पर ये बैन हटा रहे हैं जमात इस्लामी को और इनके लोगों को चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में आपने बड़े सारे लोगों पे बैन लगाया था, आप उनको भी छोड़ेंगे। फिर आप पंजाब में कल को आप खालिस्तान आइडियोलॉजी के अंडर आप बोलेंगे चुनाव लड़िए, एक तो आगे खंडूर साहब से जीते। तो आप स्टेट बाय स्टेट आपने कितने बैन लगाए हैं, फिर तो आप वापस देश को वहीं लेकर जा रहे हैं जिसके लिए आप कांग्रेस को कोसते आए हैं आज तक कि कांग्रेस ने अपीसमेंट पॉलिसी चली, और आपने बोला कि कांग्रेस ने ऐसी ताकतों को पनपने दिया। तो जब जिन ताकतों को कांग्रेस ने पनपने दिया था आपके मुताबिक, आपने उनके ऊपर बैन लगाए और 10 साल आपने हार्डकोर रह के आज आप सॉफ्ट हो गए। आप लास्ट अपने 5 साल में वापस वहीं इस देश को लाकर खड़ा कर दोगे जहां से चला था। तो फिर आप देखिए, देश की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लोग शामिल होते हैं उनको चुनाव में प्रोसेस करने का आपको कभी भी हक नहीं देना होता है। ये एक साफ सी बात है कि जो लोग देश के ही खिलाफ है, चुनाव तो उसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ना है, तो आप अगर उनको स्पेस दे रहे हैं जैसे नवीन भाई कह रहे हैं, तो स्पेस तो आप उन्हीं की आइडियोलॉजी की दे रहे हैं। ये तो सही है, करना क्या ये तो सही है, ये तो इतिहास है कि विचार कभी खत्म नहीं होता, विचार जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। नवीन साहब, मुझे लगता है ये दोधारी तलवार पर चलने की एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक तो ये कि आप सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोगों को स्पेस देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये कि अगर उनको स्पेस मिल जाती है, जिस तरह से हम इंजीनियर रशीद की बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी लगेगा भाई सेपरेटिस्ट माइंडसेट को फिर से समर्थन मिल रहा है तो हम इनसे 4 कदम और आगे चले, हार्डकोर हो जाएंगे। मैं आपका देखें, हम तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को हम सभी जानते हैं, बिल्कुल 2 बार सीएम रहे हैं। उन्होंने कभी कश्मीर में कभी कोई इलेक्शन नहीं जीता था, उन्होंने कश्मीर में कभी कोई इलेक्शन नहीं जीता बिफोर 2002, ओके, सभी जानते हैं। लेकिन पीडीपी जब आई, आप देखें पीडीपी जब आई तो पीडीपी ने क्या लिया, सॉफ्ट सेपरेटिज्म, हम यही बोलते हैं, मॉडरेट सेपरेटिज्म को आगे चेयर पे भी रहे और दूसरी बात हम नहीं देखें अब क्या ये वैसा ही हो रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो पीडीपी वहां एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन के निकली और पीडीपी के पीछे किसका कैडर रहा है, जमात इस्लामी का कैडर रहा है। कौन सा एजेंडा उन्होंने अपना पूरा चलाया। देखें उसमें जमात इस्लामी का वो कैडर भी रहा जो जमात इस्लामी के साथ, जैसे कहा ना कि मेरी सिंपथी जमात इस्लामी के साथ है, वो लोग भी उसके जमात इस्लामी का मैं मेंबर नहीं हूं लेकिन मेरी सिंपथी के साथ हूं, तो वो पीडीपी को सपोर्ट कर रहा था, कहीं वो एनसी को भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप उसको उस तरह से भी देखें कि मतलब उसने सॉफ्ट सेपरेटिज्म का नारा लिया तो वो कहां पहुंच गई, बिल्कुल वो कहां पहुंच गई। 2 बार मुफ्ती मोहम्मद सईद आपके यहाँ सीएम बने, महबूबा मुफ्ती भी बनी, और महबूबा मुफ्ती ने जब 2016 का वहाँ आपका प्रोटेस्ट हुए, वहाँ वायलेंस हुआ है, उसमें उसका जो स्टेटमेंट रहा है, उस स्टेटमेंट की उसको कीमत आज तक चुकानी पड़ रही है, क्योंकि लोगों ने वो जो सेंटीमेंट है उस सेंटीमेंट ने कभी एनसी को सपोर्ट किया, उस सेंटीमेंट ने कभी पीडीपी को। अब एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है उसमें। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं उसका पहला ट्रायल हो गया लोकसभा चुनाव में। नहीं उसको सक्सेसफुल हमें लगता है। नहीं उसको नहीं, वो उसको आप छोड़ें, इंजीनियर रशीद को आप छोड़ देंगे। इस चीज हम इंजीनियर रशीद एक पर्सनालिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसके पीछे जो एक जन समर्थन मिला, जो जीत मिली, उसकी बात कर रहे हैं कि वो किस विचारधारा को सपोर्ट हुआ। देखें मेरी देखें क्या होता है कि अब असेंबली इलेक्शन है ना, असेंबली इलेक्शन में क्या होता है कि
मेरी आइडियोलॉजी में हम आरएसएस की बात कर रहे हैं, इन्होंने जैसे कहा आरएसएस, मैं आरएसएस का नाम लेता हूं, मैं आरएसएस का बड़ा अच्छा सपोर्टर हूं, सिंपथी है। लेकिन क्या है कि मेरे मोहल्ले में या मेरे जो नज़दीक जो दीपक भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी, चाहे ये एनसी से लड़ रहे होंगे, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरी सिंपथी आरएसएस के साथ है, मेंबर नहीं हूं मैं आरएसएस का, तो मैं कोशिश करूंगा यार वोट मैं नहीं को दूं। तो जरूरी नहीं है कि वहां जमात को मिले। इंजीनियर शीर के साथ ऐसे ही मैंने बताया ना, उसका सिंपथी वोट भी था, आइडियोलॉजी भी थी। अब जमात इस्लामी की हम बात करते हैं ना कि वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलेगी, झंडा बेशक वो क्या कहेगी, मैंने तिरंगा उठाया हुआ, लेकिन सेपरेटिज्म जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, नो, ये गलत बात है कि कोई ये बोलेगा कि ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हम ये कहेंगे ये सुसाइडल अटेम्प्ट है, और कितने दिनों में आप मरोगे। अच्छा, मुझे ये बताया रवींद्र साहब कि जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, सुसाइडल एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को मार्जिनलाइज किया जाए, उनको बार बार कोसा जाए, नए ग्रुप जो है खड़े किए जाए। एक्सपेरिमेंट भी तो दोहरा सकते हैं, एनसी या पीडीपी के साथ आ सकते हैं। देखें बात उसमें सरकार ही नहीं, मैं सरकार बनाने का नहीं इशू, मैंने आपको पहले बात बताई ना कि आपको दिखाना क्या है, आपको चुनाव कराया, सबको लाया, और हमने सबको लाया, हमारी बड़ी अचीवमेंट है। देखें आप बेशक कीमत बड़ी चुकानी पड़े। मैं नहीं कहता कि चलो लखनपुर से पार लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में कितना पता है, मैं नहीं किसी के साथ बहस में पढ़ूंगा, क्योंकि सभी लोग डिस्कस करते हैं। आपने 2008 में यहाँ पे श्री अमरनाथ आंदोलन चला, पीडीपी ने उस एजुटेशन को सपोर्ट किया वहां पे, लेकिन पीडीपी हार गई। आपको पता पीडीपी हार गई। अगर वो ऐसा होता तो अगर वो तो फिर उमर अब्दुल्ला नहीं जीतता, पीडीपी जीती है। और उस दौरान इतना वायलेंस हुआ, लोगों को नहीं लगता था कि यहाँ कोई वोट डालने भी निकलेगा, लेकिन लोग वोट डालने निकले, लोगों ने वोट डाले। देखिए परसेंटेज हर जगह बढ़ रही है, आप पोलिंग परसेंटेज को आप नॉर्मलिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर ऐसा होता कि भाई परसेंटेज, तो 2017 में तो वहां पोलिंग करवाना मुश्किल हो चुकी थी। 2019 में आपके पुलवामा के बाद और 370 को हटाने से पहले वहां पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने वोट डाले, 2017 से ज्यादा वोट पड़े ना। आपने श्रीनगर में वोटिंग हो गई थी 2017 में, लेकिन 2017 में आप साउथ कश्मीर में पोलिंग नहीं करवा सके थे, लेकिन 2019 में वहां भी पोलिंग हुई। तो आप इस तरह से आप कहेंगे कि यार ये चीजें सारी सुधर गई हैं, तो इसलिए लोग पोल करने आ रहे हैं, वो एक अलग इशू। ये दीपक जी कि पोल परसेंटेज बढ़ गया, जमात इस्लामी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी, और दूसरे कई जो ग्रुप्स हैं वो भी शायद तब तक तैयारी कर लें, तो सरकार जो है वो इसका एक क्रेडिट नंबर बढ़ाना चाहती है कि देखिए हमने चुनाव में अलगाववाद, पत्थरबाजी ये सब खत्म कर दिया, सब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ले आए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। बस यही उपलब्धि है, यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। सुरेंद्र जी, एक बहुत मशहूर कहावत है कि कश्मीर का मौसम और कश्मीर की सियासत जो है और हालात कब बदल जाएं इसका किसी को पता नहीं है, और ये वही जानता है जो जम्मू कश्मीर में रहता है। जैसा नवीन जी ने कहा कि बाहर के लोग होते तो मैं किसी से इस डिबेट नहीं करता, तो इसलिए जब केंद्र ने कोई भी एक्सपेरिमेंट नया कश्मीर में करना चाहा है, कोई भी सरकार हो केंद्र में, तब ये उल्टा पड़ा है, और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि स्थिति भी जो है नहीं, इसका खामियाजा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही, जम्मू कश्मीर को भुगतना राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय सुरक्षा को। इसलिए अगर आपने 2014 से लेकर 19 तक, फिर आपने 19 के बाद और टाइट करके 370 तोड़कर आज सिचुएशन 24 में ये लाई है कि आज आपकी कम से कम जो है जम्मू में शायद इस समय ज्यादा हालात खराब है, कश्मीर में फिर भी शांति है, तो आप उस शांति को केवल विश्व को दिखाने के लिए कि चुनाव हम करवा के सबको ला रहे हैं, आप चुनाव ओपनली करवाइए ना। जैसे ये हो गया कि बैन क्यों हटाने जा रहे हैं? सेपरेटिज्म मत बढ़ाइए, सॉफ्ट सेपरेटिज्म पे आ जाइए। वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म ज्यादा खतरनाक है, देखिए जहर है, मैंने वही बताया ना आपको सीधा। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता अखंडता की, है ना, बिल्कुल राष्ट्रीय एकता अखंडता की, भाई राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इसके लिए भाई आपको ये जो ग्रे जोन जो हम कहते हैं आर्टिकल 370 के हटने का ग्रे जोन खत्म हो गया है, ये उस ग्रे जोन को फिर से डेवलप कर रहे हैं। आपको सीधा और स्पष्ट होना पड़ेगा, सीधे स्पष्ट शब्दों में। भाई कोई भी आदमी वो ये कहेगा कि भाई मैं जी कश्मीर, हाँ जैसे कि कश्मीर जो है शायद आप नाम ना भी ले लो कि भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है या फलानी चीज होनी चाहिए, तो उसको दोबारा से रिवाइव उसको आज ना लें वो नाम, लेकिन स्ट्रेटेजी है ये तो होता है। देखिए जमात इस्लामी जो है
उसकी आइडियोलॉजी मैंने आपको पहले बता दी ना कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये शरिया होनी। जो आदमी पहले ही शरिया का झंडा उठा के चल पड़ रहा है, उसके बैक ऑफ माइंड में ये है, आप उसको इलेक्शन लड़ने देंगे? आपका कंट्री क्या है? आप कहते हैं हमारी सेकुलर कंट्री। नहीं भाई, मैंने कहा कि क्या ये इनडायरेक्टली सॉफ्ट सेपरेटिज्म को भारत सरकार एडमिट कर रही है? ये सॉफ्ट एडमिट कर रही है। आप इसको सेपरेटिज्म नहीं, आप इसको कहेंगे कि सॉफ्ट जिहादिज्म। आप पैन इस्लामिज्म से ऊपर है दोस्तों, ऊपर है। आपको पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है, आप उसको फिर से उसको कल्टीवेट कर रहे हो, आप उसमें पानी डाल रहे हो, उस पौधे को कह रहे हो कि यार इसको फलना फूलना चाहिए यहाँ। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमने दुनिया को ये दिखाना है कि यहाँ सब कुछ शांत हो गया है। कल को जो लोग यहाँ इलेक्शन बाइकाट का नारा दे रहे थे, वो आज देखो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीछे मकसद क्या देखता है? इसके पीछे मकसद मैंने कहा बताया ना कि सिर्फ आपको गुड्डी गुड्डी दिखाना कि हमने ये किया है। सिर्फ कश्मीर में देखें, हाँ सिर्फ कश्मीर में, और उसका नुकसान जो है आपको सिर्फ यहाँ नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा आने वाले 20 या 25 साल बाद। ये नहीं, अगर आप जमात का आज बैन हटाने की बात कर रहे हैं तो कल को फिर सिमी वाले बोलेंगे हमारा भी बैन हटा दो, जिन्होंने इतने ब्लास्ट करवाया है तो वो स्टूडेंट विंग ना, तो फिर तो इंडियन मुजाहिदीन रास्ता खुल जाएगा। और ऐसे बैन जो है ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए। अगर आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में और टेररिज्म में जो फंडिंग जहां से हुई है वो वाले आप जो है जमात जिसको जिन चीजों को लेकर क्रैकडाउन हुए हैं, इनके लोग गिरफ्तार हुए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम इसलिए जो है वो कर रहे हैं कि भाई आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं इसलिए हम तमाम पाबंदियां जो है वो हटा रहे हैं? तो ये पूरी चर्चा जो है वो हम जिस खबर को लेकर हम पोस्टमार्टम में आज बैठे थे कि जमात इस्लामी का चुनाव लड़ना वो अपने आप में जो है वो कई सवाल खड़े कर रहा है सरकार की नीतियों पर भी, और जम्मू कश्मीर में हमें लगता है एक नया सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो सरकार करने जा रही है, इसलिए कि कश्मीर में, और बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना वो एक अलग बात है और मुख्य धारा में आना वो एक अलग बात है। हमें लगता है सरकार यही गलती कर रही है कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप देश के संविधान को मान रहे हैं, संसद में आप बैठेंगे तो आपने हल्फ उठा लिया। और अभी भी आपको याद होगा दीपक जी और नवीन जी कि मोहम्मद अकबर लोन जम्मू कश्मीर की असेंबली में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इस बार लोकसभा में पीछे अभी तो उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, जो लास्ट लोकसभा थी, बाकायदा जो है वो स्पीकर ने उनसे लिखवाया रिटर्न में कि आप बताइए, आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लिखकर देना होगा कि आप भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संसद को मानते हैं और इस बयान को आप वापस लेते हैं। तो ये चीजें जो है वो, इसलिए हमने ये कहा कि मुख्य धारा में आना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग बात है। शायद हमें लगता है कि सरकार यही गलती कर रही है कि चुनाव लड़ेगी जमात इस्लामी तो इसका ये मतलब और मायने हो गए कि अब जमात इस्लामी ने अपना विचार और विचारधारा छोड़ दी। अब सरकार उस पर एक गुडी गुडी पोजीशन जो बताना चाहती है कश्मीर की सियासत में कि देखिए हमने कश्मीर में सब बदल दिया। और हमें लगता है ये बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा कि जमात इस्लामी अगर सीधे तौर पर चुनाव लड़ती है, और ये बड़ी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, जैसा हमने बीच में कहा भी कि विचार कभी खत्म नहीं होता, उसको सालों साल लग जाते हैं, जनरेशन्स लग जाती हैं। और ये हमें लगता है कि सरकार को इस पर नए सिरे से विचार करना होगा, सोचना होगा। दोनों मेहमानों को शुक्रिया।